Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. चलो. Good afternoon, sir. Good afternoon. प्रणाम सर. खूब खुश रहो बच्चे, खूब खुश रहो. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर सदा सुहागन का आशीर्वाद दीजिए. क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? सर उसको सदा सुहागन का आशीर्वाद दीजिए. अच्छा, सदा सुहागन का आशीर्वाद. वो तो लड़कियों को दिया जाता है. ले लेगा. आएगा. किसी और की तरफ से ले ले तू. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलो, जितना पढ़ा था उतना सब बच्चों ने एनसीईआरटी से पढ़ा. यस सर. ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर. आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. प्लांट फिजियो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा. कल से हम एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे. सर कौन कौन सा ऑक्सीजन है वो आर्टिफिशियल में आता है? कौन कौन सा? ऑक्सीजन. क्या? कौन कौन सा? ऑक्सीजन. हाँ. कौन कौन सा ऑक्सीजन आर्टिफिशियल है? हाँ. नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D 2,4,5-T. इसके अलावा भी कुछ होते हैं. मैलिक हाइड्रोजॉइड, MHC इसको बोल देते हैं. सर और फैक्टिन वगैरह होते हैं. तो इसको भी पोलर बोलेंगे और ट्रांसपोर्ट है नहीं वो. नहीं, अरे बच्चे, ये तो तुम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हो ना. आर्टिफिशियल मतलब बनाया हमने इसको. जो हाँ. प्लांट में सिंथेसाइज होगा वो ना ट्रांसपोर्ट होगा पोलर नाम. जो बाहर से स्प्रे किया हो तो बाहर से स्प्रे कर दिया तुम. सर इसमें कैसे लिखता है पता है? जो नेचुरल वाला होता है ना उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अप टू डाउन हो रहा है और जो आर्टिफिशियल है वो डाउन टू अप. तो सही है ना? तो आर्टिफिशियल का डाउन टू अप. हाँ. देखो, यदि रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा तो डाउन टू अप होगा. हाँ वही तो. और ना पोलर ही बता रहा है, दोनों ध्रुवी ही बता रहा है. तला पोलर ध्रुवी तुमको. हाँ, देखो, तुमको ना अलग से कोई आर्टिफिशियल का पूछेगा नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल तो हम अलग से स्प्रे करते हैं या देते हैं सॉइल के थ्रू सॉल्यूशन बना के, है ना. तो उसका ट्रांसपोर्टेशन तो जाइलम फ्लोएम से होता है, उस तरीके से होगा जाइलम के थ्रू. लेकिन जो प्लांट के अंदर बन रहा है नेचुरल ऑक्सीजन जो है उसके रिलेटेड ही पूछेगा, या तुम्हें जो भी पूछेगा ना तुमको आंसर तो नेचुरल ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ही देना है. पोलर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना? हाँ सर. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑक्सिन और जिबरलिन, ये दो हार्मोन के बारे में. आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आज हम देखेंगे क्या? साइटोकाइन. ठीक है. साइटोकाइन की डिस्कवरी के रिलेटेड यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि स्कूग जो है, स्कूग और उनके फ्रेंड्स वगैरह जो थे, उनके कलीग्स वगैरह जो थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. किसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? टोबैको पिथ कल्चर के. देख पा रहे हो ना सब लोग? स्कूग जो है, स्कूग और उसके कंपेनियन जो थे वो क्या कर रहे थे? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसके ऊपर? टोबैको
पिथ कल्चर, टोबैको का कुछ टिश्यू लिया था उन्होंने और उस टिश्यू को कल्चर मीडियम में वो ग्रो करवा रहे थे। जब वो कल्चर मीडियम में ग्रो करवा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ऑक्सिन के साथ में कुछ अदर सब्सटेंस जो है वो कौन सा था, वो हेरिंग फिश का डीएनए, ठीक है, और या फिर हम कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट वगैरह। तो ऐसे कुछ केमिकल जो है वो यदि इसके साथ में यूज किया जाता है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हेरिंग फिश का डीएनए था उसकी। तो इसके साथ में जब साइटोकाइनिन यूज करते हैं हम, काइनेटिन या साइटोकाइनिन यूज करते हैं, तो उस केस में इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि साइटोकाइनिन यूज करने के बाद में जो ग्रोथ है या डिवीजन जो है वो बढ़ गया। ऑक्सिन के साथ में साइटोकाइनिन यूज करने में क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि प्रोलिफरेशन जो है, प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीज हो गया। इससे उन्हें पता पड़ा कि भाई ये जो सब्सटेंस है जिसको बाद में साइटोकाइनिन बोला गया, वो क्या करता है, वो टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इस तरीके से स्कूग और उसके जो कंपेनियन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया था किसको, साइटोकाइनिन को, ठीक है। और इसे आइसोलेट किया किसने, सबसे पहले मिलर ने। यानी नॉर्मली साइटोकाइनिन की डिस्कवरी में हम स्कूग और मिलर, दो साइंटिस्ट के नेम जो है वो कॉमनली पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलर ने क्या किया, मिलर ने इसे आइसोलेट किया 1955 में। कहाँ से, हेरिंग स्पर्म जो डीएनए है उसका, हेरिंग फिश का जो ऑटोक्लेव्ड डीएनए था वहां से। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना ट्राई किया कि हम ऐसा ट्राई करते हैं कि नॉर्मल डीएनए जो फ्रेश डीएनए है वो देते हैं प्लांट को। यदि फ्रेश डीएनए देंगे तो क्या फ्रेश डीएनए देने पे भी सेम ही टाइप का रेस्पॉन्स मिलेगा, क्या बताओ? नो सर। फ्रेश डीएनए पे सेम टाइप का इफेक्ट नहीं मिला। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी थी वो नॉर्मल डीएनए की नहीं थी, बल्कि वो एक प्यूरिन डेरिवेटिव्स की वजह से हो रहा था, प्यूरिन डेरिवेटिव की वजह से हो रहा था, जिससे मिलर ने आइसोलेट किया और इसका नाम क्या रख दिया था, इसका नाम रख दिया था काइनेटिन। काइनेटिन क्या है, नेचुरल साइटोकाइनिन है कि आर्टिफिशियल है? नेचुरल है क्या सिंथेटिक है, बोलो? क्या काइनेटिन एक नेचुरल। नेचुरल है? नहीं। नो सर, प्लांट से कहाँ है? हेरिंग फिश का जो ऑटोक्लेव डीएनए था वो थोड़ा सा डिग्रेड होकर के फिर काइनेटिन बना है। प्लांट में थोड़ी बनता है काइनेटिन। काइनेटिन इज नॉट नेचुरल। नेचुरल जो साइटोकाइनिन था वो बाद में डिस्कवर हुआ, लेथम ने इसको आइसोलेट किया। कहाँ से? इन्होंने इसे आइसोलेट किया कॉर्न सीड से, जिया मेज से, और इसका नाम क्या रखा था, G18। क्या G18 नेचुरल साइटोकाइनिन है क्या? यस सर। रट लोगे क्या? यस सर। समझ में आ गया ना बात की G18 जिया मेज से मिल रहा है तो नेचुरल है। काइनेटिन जो है वो सिंथेटिक है, और काइनेटिन जो है ये डेरिवेटिव है किसका, 6 फर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। लास्ट लेक्चर में भी बताया था 6 अमीनो फर्फ्यूरिल प्यूरिन या 6 फर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन जो है, एडेनिन जो है, उसका डेरिवेटिव होता है काइनेटिन। और नेचुरली जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो G18 है। और G18 के अलावा प्लांट के अंदर और क्या होता है, कोकोनट मिल्क फैक्टर, कोकोनट मिल्क फैक्टर, ये भी नेचुरल साइटोकाइनिन। क्लियर हो गई बात? अब साइटोकाइनिन का सिंथेसिस कहां पर होता है? साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है प्लांट के यंग डिवाइडिंग पार्ट के अंदर। कहां पे होता है? जो यंग पार्ट है और डिवाइडिंग पार्ट है वहां पर। यानी कि कहां पर बनेगा, शूट अपेक्स के अंदर, रूट अपेक्स के अंदर, यंग लीफ, ये पार्ट है जहां पर क्या होता है, जहां पर सिंथेसिस होता है किसका, सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। लेकिन इनमें से भी जो सबसे मेन साइट है, मेजर साइट ऑफ साइटोकाइनिन सिंथेसिस, क्या है वो, क्या है वो है रूट अपेक्स। ध्यान रखना, मैक्सिमम साइटोकाइनिन जो है वो कहां पर सिंथेसिस होता है, रूट अपेक्स। इट इज द मेन साइट ऑफ साइटोकाइनिन सिंथेसिस। अब बताओ मेनली कहां पर बन रहा है, रूट अपेक्स पे बन रहा है। इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, बताओ?
ट्रांसपोर्टेशन इज पोलर और नॉन पोलर? क्या इसका भी ट्रांसपोर्टेशन पोलर होगा? Yes. ट्रांसपोर्टेशन इज पोलर। अगेन बेसिपिटल बट रूट टिप से ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है दोनों डिवाइडिंग टिश्यूज जो है वहां पर बनते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन मेनली कहां पर बनता है? रूट के अंदर। और ऑक्सिन का मेन साइट क्या था? शूट अपेक्स। Shoot. ठीक है, बायो ऐसे, इसके थ्रू हम बायो ऐसे कर सकते हैं। टोबैको पिथ कल्चर, ये जो टोबैको पिथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। लीफ सेनेसेंस को रिटार्ड करता है, उससे हम पता लगा सकते हैं। एक्साइज्ड रेडिश कॉटिलेडन एक्सपांशन, रेडिश का कॉटिलेडन जो है उसका एक्सपांशन हो जाएगा। ठीक है, ये बस नाम ध्यान रखो, इनसे हम बायो ऐसे करते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन करोगे तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन में तुम्हें ये मिल सकता है कि किसका बायो ऐसे कौन सा होता है, या मैच Sir, करने के लिए आ जाएगा। हाँ, expansion means? फैलना, एक्सपेंशन मीन्स फैलना। ठीक है, हाँ. चलो अब देखो इसके बाद में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो साइटोकाइनिन भी क्या कर रहा है? सेल डिवीजन इंड्यूस कर रहा है। अभी हमने टोबैको पिथ कल्चर वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा और क्या बोला कि जब हम साइटोकाइनिन को यूज करें अलोंग विद द ऑक्सिन, क्या हो रहा है? ये सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, सेल डिवीजन को बढ़ा रहा है। यानी कि साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन होता है अलोंग विद ऑक्सिन। ठीक है, ओके। और ये जो क्या बोलते हैं साइटोकाइनिन है, ये एक्चुअल में किसका डेरिवेटिव है? प्यूरिन का डेरिवेटिव। और प्यूरिन में भी किसका डेरिवेटिव होता है? एडेनिन का। तो यदि कोई पूछेगा कि बताओ किसका बना हुआ है, तो प्यूरिन या एडेनिन का डेरिवेटिव होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। डिले सेनेसेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि देखो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है साइटोकाइनिन भी, तो साइटोकाइनिन भी क्या करेगा? जो सेनेसेंस है, एजिंग है, उसको डिले करेगा। एजिंग को डिले करने वाला जो इफेक्ट होता है उसका नाम है रिचमोंड लैंग इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्टली आता है कि रिचमोंड लैंग इफेक्ट जो है वो किसके अंदर देखा जाता है? तो साइटोकाइनिन की वजह से जो सेनेसेंस है वो डिले होता है, उस इफेक्ट को हम रिचमोंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या करता है? ये क्लोरोफिल को प्रिजर्व करता है, यानी क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। साइटोकाइनिन डिले द लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स, इन सबको रोकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लांट जल्दी सेनेसेंस नहीं करेगा, एजिंग नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा हार्मोन है जो क्लोरोफिल को डिग्रेड होने से या लॉस होने से रोकता है, लीफ को ज्यादा लंबे टाइम तक ग्रीन बना के रखता है? कौन है? Cytokinin. यस, साइटोकाइनिन जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद में काउंटर एक्शन ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। क्या इसके बारे में मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था जब मैं ऑक्सिन के बारे में पढ़ा रहा था? Yes, sir. क्या बताया था मैंने? कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि एक नॉर्मल शूट अपेक्स है, तो इस शूट अपेक्स के अंदर ये जो शूट की टिप है, यहाँ पर कौन सा हार्मोन बन रहा है? मेनली ऑक्सिन बन रहा है। Auxin. ठीक है, यहाँ पर मान लो इसकी लीव्स है, Auxin. यस ऑक्सिन मेनली बन रहा है। तो ऑक्सिन की डोमिनेंस की वजह से, ऑक्सिन यहाँ पर ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है? शूट की ग्रोथ ज्यादा होती है, और ये जो लेटरल बड है, एक्सिलरी बड है, इनकी ग्रोथ नहीं होती। इसको हम क्या बोलते हैं? अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस है ये। क्या है अपाइकल डोमिनेंस? अपाइकल डोमिनेंस है कि शूट टिप जो है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, शूट टिप जो है उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ये ज्यादा ग्रो कर रहा है। और एक्सिलरी बड जो है उसकी ग्रोथ को ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, इसको ग्रो नहीं करने दे रहा है। इसको बोल रहे हैं हम अपाइकल डोमिनेंस। अब क्या हो यदि हम इसकी शूट टिप जो है उसको कट कर दें? यदि यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने शूट टिप रिमूव, शूट का टिप जो है वो कट कर दिया। शूट टिप जो है वो ऑक्सिन बना रहा था, और हमने क्या किया? हमने इस पार्ट को ही कट कर दिया और स्टंप जो है वो बच गया।
अब क्या होगा बताओ? सर उसके ऑक्सीन, आसपास यस, ऑक्सीन अपाइकल डोमिनेंस कर रहा था। अब अपाइकल डोमिनेंस जो है उसका इफेक्ट खत्म हो गया। किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई यहाँ पर? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के इन्फ्लुएंस में लेटरल ब्रांच जो है वो यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी जिस तरीके से। ठीक है, लेटरल ब्रांच का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम हो रहा है और साइटोकाइनिन की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। टिप की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोल देंगे हम कि भाई अपाइकल डोमिनेंस को काउंटरैक्ट कर दिया। किसने? साइटोकाइनिन ने। यहाँ पर तो किसकी एक्टिविटी ज्यादा है? यहाँ पर तो ऑक्सीजन का रोल ज्यादा है, इसीलिए ऐसा हुआ। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन का रोल कम है और साइटोकाइनिन का रोल ज्यादा है। तभी तुम्हें पूछेंगे कि बताओ टी प्लांटेशन में ज्यादा से ज्यादा लीव हमें प्राप्त करनी है तो हमें कौन सा हार्मोन यूज करना चाहिए? ऑक्सीजन की साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसे काउंटरैक्ट करता है अपाइकल डोमिनेंस को, वो बात। देन डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जो है वो मिलकर के ऑर्गन डिफरेंशिएशन जो है उसको प्रमोट करते हैं। जैसे प्लांट के अंदर बात करें तो जाइलम बनेगा कि फ्लोएम, ये डिसाइड करते हैं ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों मिलकर के। टिश्यू कल्चर में भी सिंथेटिक, कोई बच्चा मुझे सिंथेटिक साइटोकाइनिन का नाम बता सकता है क्या? सिंथेटिक साइटोकाइनिन का नाम कोई बता सकता है क्या? नहीं बताया क्या? यस सर, नहीं पता। साइटोकाइनिन जिसे हम टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं। बाप का नाम नहीं सुना तुमने? बाप का नाम तो सुना होगा तुमने, टिश्यू कल्चर वगैरह पढ़ा था तब। यस भूल सर, गए? याद नहीं था। बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। टिश्यू कल्चर में जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन यूज करते हैं वो कौन सा होता है? वो बाप होता है, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन होता है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है? जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि टिश्यू कल्चर में यदि हम प्रोलिफरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दो हार्मोन हम यूज करते हैं। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों इक्वल रेशियो में है तो क्या होगा? रूट बनेगा कि शूट? बोलो। अविभेदित अनडिफरेंशिएट, रूट रहेगा ना शूट रहेगा, कैलस अनडिफरेंशिएट। यदि हम कल्चर मीडियम में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन कैसे ये दोनों मिलकर के मॉर्फोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। यदि ऑक्सीजन ज्यादा है साइटोकाइनिन कम है, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो मोर देन 1 की लेस देन 1? ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशियो मोर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? लेस देन 1। लेस देन 1? मोर देन 1 सर। मोर मोर देन 1। देन डिफरेंशिएशन होगा रूट का कि शूट का? रूट का। रूट का, रूट डिफरेंशिएशन। अरे यार, और यदि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है साइटोकाइनिन ज्यादा है, रेशियो अब क्या होगा? मोर देन 1 की लेस देन 1? अब लेस देन होगा। क्या क्या डिफरेंशिएट होगा? रूट की शूट? शूट। यस। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जो मिलकर के क्या करते हैं? ऑर्गन के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं। क्या बात क्लियर हो गई सबको? अब इसके बाद और भी इसके फिजियोलॉजिकल रोल और फंक्शंस देखो साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन जो है वो मोबिलाइज करवाता है फूड। देखो दो चीजें हैं, एक तो फूड का ब्रेकडाउन है। बताओ कौन सा हार्मोन है इसे हम माल्टिंग हार्मोन बोलते हैं? ऑक्सीजन की, साइटोकाइनिन की, जिबरेलिन की, इथाइलिन, माल्टिंग हार्मोन। जिब्रेलिन को। किसको? जिब्रेलिन। देखो जो जिबरलिन है बिल्कुल सही, वो क्या होता है? वो माल्टिंग हार्मोन होता है। क्यों उसको हम माल्टिंग हार्मोन बोलते हैं? क्योंकि तुमको पता है कि वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है उनकी एक्टिविटी को
बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या करेगा, जिसकी वजह से जो स्टार्च वगैरह उसको ब्रेक करेगा, माल्ट वगैरह का फॉर्मेशन करेगा, तो इसलिए उसको माल्टिंग हार्मोन बोलते हैं। तो वो एंजाइम क्या कर, वो हार्मोन क्या करता है, जिबरलिन स्टोर्ड फूड को ब्रेक करवाता है। और साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन वो जो फूड कहीं पे स्टोर्ड है उसको ब्रेक करके फिर मतलब ब्रेक जो हुआ वो मोबिलाइज करवाएगा, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करवाता है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि साइटोकाइनिन जो है वो क्या करता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल के मोबिलाइजेशन का काम करता है। यहाँ पर जिबरलिन और साइटोकाइनिन में डिफरेंट मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना। जिबरलिन क्या करता है, मेनली स्टोर्ड फूड को ब्रेक करता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो क्या करता है, वो फूड को मोबिलाइज करवाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। देन इसके बाद में ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। साइटोकाइनिन ओवरकम सीड डोरमेंसी बाय वेरियस टाइप्स, मतलब सीड डोरमेंसी को, क्योंकि ग्रोथ प्रोमोटर है तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। सीड डोरमेंसी को तो सब ब्रेक कर रहे हैं, बट यदि तुम्हें कोई पूछे कि बताओ सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, क्या बोलो? साइटोकाइनिन नहीं, जिबरलिन। जिबरलिन, हाँ, जिबरलिन जो है वो सबसे मेन हार्मोन है जो क्या करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ध्यान रखना। देन इसके बाद में मॉर्फोजेनेसिस, अभी हमने देख लिया किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन करवा रहा है, उसके हम मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, एक और भी चीज जो जिबरलिन के बारे में शायद हमने लास्ट लेक्चर में बात नहीं की थी, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिबरलिन जो है वो फूड को ब्रेक करवा रहा है और प्लांट के अंदर जो जो शुगर केन है उसके अंदर शुगर का अमाउंट भी बढ़वाता है। पता था क्या? जिबरलिन जो है वो शुगर का अमाउंट बढ़वाता है, उसकी वजह से शुगर केन की प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, 6 टन पर हेक्टेयर तक भी, एकड़ तक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वो माल्टिंग हार्मोन है, सी डोरमेंसी ब्रेक करता है, सी डोरमेंसी भी ब्रेक करता है, बट जिबरलिन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। ठीक है, अदर इफेक्ट, इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन एसडीपी, एलडीपी में फ्लावरिंग इंड्यूस करने की जिम्मेदारी किसकी थी, जिबरलिन की, और एसडीपी में फ्लावरिंग इंड्यूस करने की जिम्मेदारी किसकी है, साइटोकाइनिन की। लिग्निन का बायोसिंथेसिस जो है वो प्रमोट करता है, एब्सिसन को रिटार्ड करेगा क्योंकि ग्रोथ प्रोमोटर है तो एब्सिसन को रोकेगा, रिड्यूस फीमेलनेस, सॉरी इंड्यूस फीमेलनेस, देखो हार्मोन ऑक्सिन, ध्यान रखना ऐसे कि हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये तीनों हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, ये फीमेलनेस को इंड्यूस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेलनेस का इंड्यूस होना? फीमेलनेस इंड्यूस होने का मतलब क्या होता है? फीमेलनेस इंड्यूस होने का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्लांट है जिसके पास जो मोनेशियस है, यानी एक ही प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल दोनों फ्लावर रहते हैं, तो ये हार्मोन यदि हम यूज करेंगे, लाइक क्यूकम्बर एग्जांपल ले सकते हो, तो ये हार्मोन यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ा देगा। क्या इससे कुछ फायदा है क्या हमको? फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ने से क्या फायदा होगा हमको? हमको इससे फायदा होगा कि जो फीमेल फ्लावर है यही तो फ्रूट में डेवलप होता है, मेल तो फ्रूट में डेवलप होता नहीं है, तो जितना ज्यादा फीमेल फ्लावर होगा उतना ही ज्यादा हमको फ्रूट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन तीनों फीमेल फ्लावर का नंबर इंक्रीज करते हैं, लेकिन जिबरलिन जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, मेल, यस, जिबरलिन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो मेल फ्लावर का नंबर इंड्यूस करता है, इंक्रीज करता है, मेलनेस को इंड्यूस करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सीडलिंग की ग्रोथ करवा देगा, कोई बड़ी बात नहीं, टिश्यू कल्चर में यूज होगा, हमने पढ़ लिया। तो ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और रूल हो गए किसके, साइटोकाइनिन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन की बात कर रहे हैं। तीन तो ग्रोथ प्रमोटर पढ़ लिए, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन की बात कर रहे हैं, इथाइलिन। इथाइलिन जो है उसका ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों ही एक्शन होता है। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था इसको? इसको डिस्कवर किया था एच.एच. कोजिन्स। एच.एच. कोजिन्स जो है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो राइपनिंग ऑरेंज थे या राइपन्ड ऑरेंजेस रखे हुए थे और उसके पास में रखा हुआ था क्या, बनाना, अनराइपन्ड बनाना। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि
यदि पके हुए संतरों के साथ में कच्चे बनाना को, केलों को रखा जाता है तो क्या हो जाता है, ये अनराइपन्ड बनाना जो है वो क्विकली राइपन होने लग जाते हैं, यानी पकने लग जाते हैं। तो इसके पीछे जब उन्होंने पता लगाया तो पता लगा कि ये जो राइपन्ड ऑरेंज है यहाँ से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल मतलब जो उड़ सकते हैं, हाँ उड़ के भाप जैसे, तो ऐसे सब्सटेंस जो है वो यहाँ से राइपन्ड ऑरेंज से निकल रहे थे और वो बनाना जो है अनराइपन्ड बनाना उनको पका दे रहे थे। तो इस तरीके से डिस्कवर हुआ क्या, गैसियस हार्मोन, गैसियस प्लांट हार्मोन, द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन का सिंथेसिस जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होता है। मोस्टली कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, द पार्ट विच आर राइपनिंग और फ्रूट विच आर राइपनिंग और द पार्ट विच आर अंडरगोइंग सेनेसेंस, यानी कहां पर बनते हैं, द पार्ट अंडरगोइंग सेनेसेंस, यानी वो पार्ट जिसके अंदर जीर्णता आ रही है उस पार्ट के अंदर बनेगा, एंड जो फ्रूट पक रहे राइपनिंग फ्रूट, तो वहां पर बनते हैं। और ये गैस है, बताओ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर और नॉन पोलर होगा, गैस है, डिफ्यूजन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है। आर्टिफिशियली हम फ्रूट्स को पकाने के लिए क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनर, एथीफॉन। इथेफॉन। इथेफॉन जो है वो क्या होता है, इथेफॉन क्या होता है बताओ। इथेफॉन जो है वो केमिकली हम बात करें तो केमिकली इसको बोलते हैं क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड। इथेफॉन क्या होता है, CEPA, क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड। क्या होता है कि यदि हम प्लांट को इसे फोन देंगे तो क्या करेगा, प्लांट जो है ग्रेजुअली यहाँ से इथाइलिन को रिलीज करेगा और उसकी वजह से फ्लावरिंग होगी, राइपनिंग होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। इथेफॉन क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड होता है जो फ्रूट राइपनिंग को प्रोमोट करता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? अब इसके फंक्शंस की यदि हम बात करें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन, तो इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके अंदर ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों ही टाइप के फंक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। यदि एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो जो अभी हम बोल रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये फ्रूट की राइपनिंग को प्रोमोट कर रहा है। ठीक है, तो वेरियस फ्रूट लाइक बनाना, एप्पल, वाटरमेलन, ठीक है, इनको राइपन करवाता है और राइपनिंग के टाइम पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ, जब फ्रूट की राइपनिंग हो रही होगी उस टाइम पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं पता है किसी को, फ्रूट को क्या बोल रहे हो, क्लाइमेट्रिक फ्रूट। रेस्पिरेशन को क्या बोल दोगे, यस, क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन, क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन से हम बोल देते हैं। तो एक तो ये इफेक्ट हो गया राइपनिंग वाला। दूसरा, सीड जर्मिनेशन को प्रोमोट भी करता है और उस टाइम पे एक स्पेसिफिक इफेक्ट शो करता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स इन सीड जर्मिनेशन। क्या होता है ये ट्रिपल रेस्पॉन्स, देखो तुमने देखा भी होगा जब सीड जर्मिनेट होता है, जैसे मान लो कोई चना है मान लो ये, तो चना जब जर्मिनेट होगा तो तुम देखोगे कि क्या होता है, इसका जो प्रीम्यूल होता है वो हमें कम दिख रहा होता है, रेडिकल जो है वो दिख रहा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो इथाइलिन है इसकी वजह से तीन रेस्पॉन्स आ रहे हैं। कौन कौन सा रेस्पॉन्स, एक तो ये जो प्रीम्यूल है वो किस तरीके से, वो ऐसा कर्व्ड है, घुमा हुआ है, इसको बोलते हैं हम, एक रेस्पॉन्स आता है क्या, अपाइकल हुक फॉर्मेशन।
क्या हुआ है, अपाइकल हुक का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या होता है रेडिकल के अंदर, देखो ये क्या करता है, ये इसकी एलोंगेशन जो है, एक्सिस का एलोंगेशन जो है उससे कम करवाता है, डिक्रीजेस द elongation ऑफ एक्सिस, या रूट मान लो यदि ये रेडिकल बन रहा है तो उसकी लेंथ जो है उसको ज्यादा बढ़ने से रोकेगा। क्या करवाएगा फिर, ये इसकी रूट को मोटा करवाएगा, गर्थ बढ़ाएगा, इंक्रीजेस द गर्थ और ट्रांसवर्स ग्रोथ। तो ये तीन चीजें जो हमें नॉर्मली सीड जर्मिनेशन के टाइम पे दिखती हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे सामने कि बताओ कौन सा हार्मोन है जिसे हम ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन बोलते हैं, बताओ। एथिलीन। यस, इथाइलिन जो है उसको हम ट्रिपल रेस्पॉन्स हार्मोन बोल देते हैं, और उसका रीजन क्या है, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ये सारी एक्टिविटी शो करता है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। देखो क्या होता है कि कोई प्लांट जो पानी के अंदर है, उस प्लांट के अंदर स्टेम को बहुत क्विकली इलोंगेट करवाता है। तो मान लो जैसे अंडर वाटर राइस प्लांट शो क्विक elongation ऑफ स्टेम, ताकि वो जल्दी से पानी से बाहर आ जाए, ड्यू टू इथाइलिन। इथाइलिन की वजह से क्या होता है, वो बहुत क्विकली ग्रो करता है और अंडर वाटर राइस प्लांट जो है वो पानी के बाहर आ जाता है। किस टाइप की एक्टिविटीज देख रहे हो तुम, ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज जो है वो देख रहे हो तुम। ये सारी एक्टिविटीज जो अभी हम देख रहे हैं वो क्या है, ग्रोथ को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उस टाइप की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन इसके अलावा देखो सेक्स मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या करेगा मेल फ्लावर की फीमेल फ्लावर, बताओ अभी थोड़ी देर पहले बताया, फीमेल फ्लावर। ठीक है, इंडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर। ठीक है, जो कुकम्बर है उसके अंदर मेल फ्लावर के कंपेयर में फीमेल फ्लावर का नंबर इंक्रीज करेगा। इसके बाद में एब्सिसन जो है उस वो इंड्यूस करेगा, क्योंकि ग्रोथ इनहिबिटर है ना, तो क्या करेगा, लीफ जो है उनको, लीफ बड फ्लावर फ्रूट इन सबको क्या करवाएगा, इनको ब्रेक करवाएगा, इनका एब्सिसन करवाएगा। ठीक है, रूट ग्रोथ में ये काम करता है किसके जैसे, ऑक्सिन के जैसे, ऑक्सिन के जैसे काम करता है। ऑक्सिन क्या करता है बताओ, रूट की लंबाई बढ़ाता है क्या, सर उसके लेटरल साइड को बढ़ाता है वो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी क्या कर रहा है, देखो न्यू रूट के ओरिजिन को इंड्यूस कर रहा है फ्रॉम ग्राफ्ट, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स जो है उनको प्रमोट करता है, और रूट हेयर्स जो है उनको प्रमोट करता है। समझ गए क्या क्या कर रहा है ये रूट हेयर्स बना रहा है, यानी इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज करने का काम करता है कौन, इथाइलिन। क्लियर हो गई बात। अब यदि मैं बात करूं डॉर्मेंसी की, तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है इथाइलिन जो है, वो सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करेगा। सो क्या लिख रहे हो, देख रहे हो, जर्मिनेशन इन मैनी सीड लाइक पीनट हुआ, लाइक पीनट इज स्टिमुलेटेड बाय इथाइलिन। और भी कुछ करता है क्या, इट ऑल्सो इंड्यूसेस पोटैटो, क्या, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर जो है उसके अंदर उसका जर्मिनेशन जो है उसको प्रमोट करता है, स्प्राउटिंग यानी कि न्यू प्लांट जो है वो जर्मिनेट होना, उसको प्रमोट कर देता है कौन, इथाइलिन।
क्लियर हो गई बात? तो ये फंक्शन हो गया इथाइलिन के। और भी एक दो फंक्शन देख लो। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन भी करवाता है। फ्लावरिंग, इट इंड्यूसेस प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे फ्लावर जो है लगभग एक ही टाइम पर मैच्योर होंगे या खिलेंगे, उसे हम बोल रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन। इंड्यूसेस प्रोफ्यूज फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एज ऑक्सिन। ऑक्सिन का भी फंक्शन था ये, पाइनएप्पल का भी फंक्शन है। ठीक है। और यहाँ पर तुमने क्या देखा कि जैसे कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स की बात करें, थिनिंग। थिनिंग क्या होता है जानते हो क्या? थिनिंग होता है एक साथ फ्रूट्स ऑब्टेन करने की प्रोसेस। थिनिंग ऑफ थिनिंग इन कॉटन, चेरी, वॉलनट। क्या होता है ये, इन प्लांट्स के अंदर इथाइलिन की वजह से एक ही टाइम पर क्या होगा, फ्लावर्स बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, सीड बनेंगे। तो एक ही टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, उनके फ्रूट्स जो हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं। मान लो रोज खेत में जाना पड़ रहा है, 4 कॉटन 5 कॉटन आज तोड़े, या थोड़े बहुत 4-5 चेरी आज तोड़ी, फिर कल गए फिर 4-5 चेरी तोड़ी, फिर अगले दिन गए फिर थोड़ी सी चेरी मिली। तो इस तरीके से यदि हमें फ्रूट मिल रहा होगा तो क्या होगा, मार्केट में बेचने जाते तब तो एक साथ लेके जाते ना भाई, पूरा ट्रैक्टर भर के। या कॉटन जो है वो ऑब्टेन करना है तो क्या हम चाहेंगे कि सारे के सारे एक साथ कॉटन जो है उनके फ्रूट्स जो है मैच्योर हो जाए, उन्हें हम तोड़ लें और एक साथ ट्रैक्टर में भर के ले जाएं, या रोज खेत में जाएं और थोड़े थोड़े कॉटन तोड़ के लाएं। बोलो। तो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर एक साथ सारे फ्रूट्स को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम बोलते हैं थिनिंग। थिनिंग ऑफ फ्रूट्स, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग all the fruits at the same time। एक ही टाइम पर सारे फ्रूट जो है वो ऑब्टेन करने की प्रोसेस जो है वो थिनिंग है। तो यहाँ पर इथाइलिन जो है वो सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, जिसकी वजह से थिनिंग जो है वो करेगा कॉटन, चेरी, वॉलनट इनके अंदर। क्लियर हो गई बात? ग्रेवी परसेप्शन क्या करता है, रिड्यूस करता है। अभी मैंने बताया रूट को नीचे की तरफ इलोंगेट होने दे रहा है या मोटा करवा रहा है। तो ग्रेवी परसेप्शन होता तो इलोंगेट ज्यादा होता, ये क्या कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है। सो ग्रेवी परसेप्शन इज रिड्यूस, और इसकी वजह से हो सकता है कि स्टेम ऊपर ग्रो करते करते इस तरीके से टेढ़ी हो जाए। किसने करवाया ये? इथाइलिन ने करवाया। क्लियर हो गई बात? एपिनेस्टी। एपिनेस्टी का मतलब क्या होता है, अपर सरफेस की ग्रोथ ज्यादा होना, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिनेस्टी। अपर सरफेस की ग्रोथ ज्यादा होना। तो लीफ की अपर सरफेस की ग्रोथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो ये एक लीफ है, अभी स्टार्टिंग में हमने देखा इस साइड पे ग्रोथ ज्यादा है, इस साइड पे ग्रोथ कम है, तो क्या होगा, इस तरीके से बेंड होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा तो हाँ, इसे ही बोलते हैं हम एपिनेस्टी, अपर सरफेस की ग्रोथ ज्यादा होना, जिसकी वजह से डाउनवर्ड बेंडिंग हो जाएगी। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हो गए किसके, इथाइलिन के। क्लियर हो गए बात सबको? यस सर। ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट देखो एफसीसी एसिड। एफसीसी एसिड जो ये भी क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है। और ग्रोथ इनहिबिटर इसको डिस्कवर किसने किया था, देखो एफसीसिक एसिड जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में डिस्कवर हुआ। टुकड़ों में मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगहों पे एक ही टाइप के कुछ सब्सटेंस जो है वो डिस्कवर किए। जैसे जैसे कैरन एडिकोट जो है, उन्होंने क्या किया, एप्सिसिन 2 नाम से इसको डिस्कवर किया। ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ये वॉल्डेरिंग और रॉबिन्सन है, उन्होंने डॉर्मिन के नाम से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया। ऐसे एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे इनहिबिन 2 या इनहिबिटर बी या इनहिबिन बी भी बोलते हैं इसे, उस नाम से डिस्कवर किया। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 अलग अलग जगहों पर ऐसे केमिकल डिस्कवर किए। ठीक है। और ये केमिकल जो है वो क्या थे, ग्रोथ इनहिबिटर थे। सबका फंक्शन जो है वो एक जैसा ही था, सबका फंक्शन एक जैसा ही था। ये इनहिबिटर बी जो है इससे बेनेट और क्लार्क जो है, बेनेट, क्लार्क एंड कैफोर्ड जो है, उन्होंने डिस्कवर किया था। दिया है यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं शायद, बेनेट, क्लार्क एंड कैफोर्ड।
तो इस तरीके से ये डिफरेंट केमिकल बाद में पता पड़ा कि ये तो सेम ही सब्सटेंस है, क्या कर रहे हैं, ग्रोथ जो है उसको इनहिबिट कर रहे हैं। तो बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया था, इसका नाम रख दिया गया था एब्सिसिक एसिड या ABA, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये जो बाकी ग्रोथ प्रोमोटर है इनकी एक्टिविटीज को काउंटरैक्ट करेंगे, डोरमेंसी वगैरह इंड्यूस करेंगे, स्ट्रेसफुल कंडीशन से प्लांट को बचाएंगे। तो इसीलिए एब्सिसिक एसिड को क्या हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एब्सिसिक एसिड का रोल। सबसे पहले तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये सेल की जो ग्रोथ है उस एक्टिविटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यानी इट इनहिबिट द एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, इट इनहिबिट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। metabolic activity of cell and induces senescence। तो बाकी हार्मोन जो है वो सेल ग्रोथ को, सेल डिवीजन को, इन सबको प्रमोट कर रहे थे, ये क्या कर रहा है, ये उसको इनहिबिट कर रहा है, इसलिए मेन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है। और क्या क्या करेगा देखो, इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहे थे कौन, बाकी हार्मोन्स भी प्रमोट कर रहे थे, बट सबसे मेन था जिबरलिन। जिबरलिन सबसे मेन हार्मोन था जो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड सबसे मेन हार्मोन है जो क्या कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि इथाइलिन भी सीड जर्मिनेशन वगैरह में प्रमोट करने का रोल शो कर रहा था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना कि हम जिबरलिन का एंटागोनिस्टिक बोलते हैं किसको, एब्सिसिक एसिड को। ध्यान रखना क्या, ABA is antagonistic to जिबरेलिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन एक बच्चे ने आज पूछा भी था मुझे। देन इसके बाद में इट इंड्यूसेस एब्सिजन इन लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। एब्सिजन कैसे होता है, जैसे मान लो ये कोई लीफ है, ये लीफ है, तो क्या होता है, अभी मान लो ये नॉर्मल लीफ है, ग्रेजुअली क्या हुआ, एजिंग हुई और अब इसके टूट के गिरने का टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, यहाँ पर जो सेल्स है, ये क्या करता है, उन सेल्स के बीच में कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट वाली जो लेयर है उसे डिसॉल्व करता है। यदि यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट वाली लेयर डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या होगा बताओ, मान लो ये इस तरीके से था और हमने देखा कि यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट वाली जो लेयर है वो डिसॉल्व होने लगी। यदि कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट वाली लेयर डिसॉल्व हो जाएगी तो सेल के बीच का अटैचमेंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर एक ब्रेक जैसा डेवलप होने लगा, इस तरीके से एक लेयर जैसी बनने लगी गिर बीच। जाएगा। इसे ही बोलते हैं हम एब्सिसन लेयर, से ही क्या बोल देते हैं, एब्सिसन लेयर। और यहाँ से ही क्या होगा, हवा चलेगी, लीफ टूट के गिर जाएगा। तो इस तरीके से एब्सिसन होता है। कौन प्रमोट करता है एब्सिसन को, एब्सिसन लेयर के फॉर्मेशन को या एब्सिसन को प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड, नाम से पता पड़ रहा है। इथाइलिन भी प्रमोट करेगा क्या, यस। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी प्रमोट करेगा क्या, यस। सर ठीक है, ऑक्सीजन भी करेगा, यस, ऑक्सीजन का भी हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, तो वो प्रमोट करता है किसको, एब्सिसिन। ठीक है, देन इट स्टिमुलेट डोरमेंसी इन सीड एंड बड। सीड एंड बड में डोरमेंसी को इंड्यूस कर रहा है। देखो एक्चुअल में क्या है, सीड और बड वगैरह जो डोरमेंट है वो क्यों है, क्योंकि मान लो बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है तो हम चाहते हैं कि इस टाइम पे प्लांट का सीड जो है वो जर्मिनेट ना करे या बड जो है वो जर्मिनेट ना करे। तो उस टाइम पे उसे क्या करना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज को कम कर देना चाहिए। कौन है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम करवा सकता है, एब्सिसिक एसिड करवा सकता है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, Yes, sir. डोरमेंसी इंड्यूस कर देगा सीड में और बड के अंदर। इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ RNA, ठीक है। इट इंड्यूसेस सेनेसेंस इन लीव्स एंड ब्रांचेस, सेनेसेंस इंड्यूस करेगा। एंड इट प्रोमोट्स स्टोमेटल क्लोजर,
क्या हमने पहले पढ़ा हुआ है? स्टोमेटल क्लोजिंग मैकेनिज्म याद करो। यस सर। यस, एबीए जो है वो K+H+ पंप जो है उसे क्लोज करवा रहा था, इस तरीके से स्टोमेटल क्लोजर करवाता है। जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर जो जहां पर हम देखते हैं कि पानी जो है वो बहुत डीप है सॉइल के अंदर, वहां पर एब्सिसिक एसिड जो है वो रूट का एलोंगेशन भी करवाता है। एक और भी फंक्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, इट इंक्रीजेस elongation of root in xerophytic plants। ठीक है, xerophytic plants है उसके अंदर रूट का एलोंगेशन करवाता है। ठीक है, और कुछ अदर ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो मैलिक हाइड्रोजाइड, मॉर्फेक्टिन, पैरास्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिनेमिक एसिड, जस्ट नाम दिए मैं पढ़ लें। ठीक है, अभी ग्रोथ डोरमेंसी डिटेल में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हाँ बच्चे। सर ये एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रॉबेरी में फ्लावरिंग लाता है, तो फिर वो उसके लिए मतलब वो तो बेटर हुआ ना। देखो कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में हेल्प करे, तो स्ट्रॉबेरी के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, बट एक फंक्शन की वजह से हम उसे ग्रोथ प्रमोटर नहीं बोले। सर एम्ब्रियो को भी डेवलप करता है और सीड को भी नहीं नहीं मैच्योर नहीं नहीं करता है। नहीं, अरे बच्चे, एम्ब्रियो को डेवलप ये नहीं करता है, ये एम्ब्रियो को डेवलप होने में हेल्प करता है। हाँ वही मतलब हेल्प करता है और तो सीड को मैच्योर करने में भी हेल्प करता है। अरे बच्चे, तो क्या देखो, जब सीड को मैच्योर करना है, एम्ब्रियो को डेवलप करना है, तो उस टाइम पे एक्टिविटी तो कम होनी चाहिए ना, फूड रिजर्व रहना चाहिए, बाहर कंडीशन एनवायरनमेंट। सीड जब तक जर्मिनेट नहीं हो रहा, बंद है अंदर, तब तक एम्ब्रियो सेफ है, तब तक वो जर्मिनेट करेगा, मतलब वो मैच्योर होगा। तो मैच्योरेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं होता है। मैच्योरेशन नहीं समझते हो क्या? अरे भाई, जायगोट जब डिवाइड कर रहा है तब तक तो वो कहाँ हाँ पर है? सर समझ गई। हाँ, तो ये डोरमेंसी इंड्यूस कर रहा है, और डोरमेंसी इंड्यूस करेगा तो एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। भाई डोरमेंसी इंड्यूस करेगा तो अब उसे जर्मिनेट नहीं होना, उसके पास जो रिजर्व फूड है उसमें थोड़ा थोड़ा खाता रहे, अपने आप को मैच्योर करता रहे। किसके लिए? ताकि जब टाइम आएगा तब उसको क्विकली ग्रो करना होगा, तब तक के लिए तो ग्रोथ कमी हुई ना उसकी। हाँ सर। समझ गए? तो ये हाँ फंक्शन होता है। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में फोटोपीरियडिज्म के बाद। फोटोपीरियडिज्म क्या होता है? इफेक्ट ऑफ डे लेंथ और फोटो पीरियड ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, स्पेशली फ्लावर। फ्लावर के लिए ही बात करते हैं हम। फोटोपीरियडिज्म मींस द ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट पीरियड। इट इज नॉट ऑलवेज लाइक द डे लेंथ। हमेशा ये नहीं है कि डे लेंथ की वजह से ही फ्लावरिंग होगी। कुछ प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूअस लाइट का टाइम और कुछ प्लांट के अंदर कंटिन्यूअस डार्क टाइम जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए। उस फिनोमिना को ही हम क्या बोल देते हैं? फोटोपीरियडिज्म। क्लियर हो गई बात? वापस से एक बार रिपीट करो कि ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूअस लाइट पीरियड और डार्क पीरियड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, दैट इज नॉन एज फोटोपीरियडिज्म। और फोटोपीरियडिज्म जो है उसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? गार्नर और एलार्ड ने। टोबैको की वैरायटी थी मैरीलैंड मैमथ, उसके ऊपर इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ठीक है, टोबैको जो है वो एक एसडीपी प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये डे और नाइट के लेंथ की रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या टर्म यूज करते हैं? क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्या होता है क्रिटिकल फोटो पीरियड? जैसे मान लो कोई लॉन्ग डे प्लांट है, तो लॉन्ग डे प्लांट है तो उसको फ्लावरिंग के लिए एक मिनिमम लाइट की ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल फोटो पीरियड। इट इज मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ continuous light required for flowering
in long day plant. लॉन्ग डे प्लांट जो है उसके अंदर एक मिनिमम ड्यूरेशन कंटिन्यूअस लाइट पीरियड की रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा होगा तो फ्लावरिंग हो जाएगी, कम होगा तो नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल फोटो पीरियड। और शॉर्ट डे पीरियड के अंदर यदि शॉर्ट डे प्लांट के अंदर यदि क्रिटिकल फोटो पीरियड की बात करें तो क्या हो जाए, कैसे डिफाइन करोगे? इट इज मैक्सिमम ड्यूरेशन of light below which flowering is induced in short day plant. यानी लॉन्ग डे प्लांट में एक मिनिमम लाइट से ज्यादा लाइट मिलेगी तब फ्लावरिंग होगा, और शॉर्ट डे प्लांट में एक मैक्सिमम लाइट है, उस लाइट से कम यदि लाइट होगा यानी डार्क पीरियड ज्यादा होगा तो उसके अंदर फ्लावरिंग होगी, तो ऐसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फोटो पीरियड। ये जो शॉर्ट डे प्लांट है इसके अंदर यदि हम फ्लावरिंग को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें क्रिटिकल डार्क पीरियड करके समझना ज्यादा ठीक रहेगा। क्या होगा क्रिटिकल डार्क पीरियड? क्रिटिकल डार्क पीरियड मिनिमम कंटिन्यूअस डार्क पीरियड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। अभी जस्ट हमने बोला कि क्रिटिकल फोटो पीरियड एक वो मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट लाइट का जिसके ऊपर या नीचे क्या होता है, फ्लावरिंग हो जाती है, उसे क्रिटिकल फोटो पीरियड बोलते हैं। सबसे पहले गार्नर एलर्ट ने इसे डिस्कवर किया था, और कितने लाइट की या डार्क पीरियड की रिक्वायरमेंट है फ्लावरिंग के लिए उसके बेसिस पे देखें तो 3 मेन टाइप्स हैं प्लांट्स के। कौन कौन से? लॉन्ग डे प्लांट, एलडीपी, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट डीएनपी, और इंटरमीडिएट प्लांट, इनडिटर्मिनेट प्लांट। सॉरी, देखो क्या होता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट वो है जिन्हें फ्लावरिंग करने के लिए लाइट कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? बोलो। ज्यादा। लॉन्ग डे ज्यादा मतलब चाहिए। ज्यादा चाहिए। तो एक क्रिटिकल फोटो पीरियड है, उस क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, तो ऐसे प्लांट्स को बोल दोगे लॉन्ग डे प्लांट। एग्जांपल स्पिनच, रेडिश, लेट्यूस, व्हीट, ओट, हेनबिन, कुछ एग्जांपल दिए। इनमें से कोई प्लांट है जिसकी खेती होती हो, तुम जानते हो है क्या कोई प्लांट? उसी का एग्जांपल लेके समझाऊंगा फिर। कोई प्लांट है ऐसा जिसकी खेती होती हो तो तुम लोगों को पता हो कि किस टाइम बोते हैं किस टाइम काटते हैं? मुझे लग रहा है वीट के बारे में तुम्हें पता है। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे, लॉन्ग डे प्लांट को समझेंगे, वीट का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट डे प्लांट क्या होगा, नाम से पता पड़ रहा है, शॉर्ट डे, दिन का टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिलनी चाहिए, बिलो द क्रिटिकल फोटो पीरियड। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ये देखो क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा मिनिमम जो है उससे ज्यादा ड्यूरेशन पे लाइट मिलेगा तो लॉन्ग डे, उससे मैक्सिमम से कम पे फ्लावरिंग करेगा तो शॉर्ट डे। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि क्रिटिकल फोटो पीरियड जो है उससे बिलो जब लाइट मिलेगी तो फ्लावरिंग करेगा शॉर्ट डे। एग्जांपल देखो, जेंथियम, क्राइसेंथेमम, कॉस्मोस, एस्टर, राइस, शुगर केन, स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, टोबैको, सोयाबीन। तो इनमें से क्या कोई प्लांट है जिसकी खेती होती हो अपने इधर और तुमको पता हो किस टाइम पे बोते किस टाइम पे काटते? शुगर केन। राइस, शुगर केन, राइस, शुगर केन बच्चे, सर शुगर केन, दोनों जानते हैं। शुगर केन का एग्जांपल ले मत लेना। शुगर केन में हम फ्लावरिंग का इंतजार नहीं करते हैं, उसका तो हम तना बड़ा हुआ तभी काट लेते हैं, तो इसीलिए शुगर केन का एग्जांपल लेके नहीं समझेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा हमको। ठीक है, राइस का एग्जांपल लेंगे, कॉमन है। डे न्यूट्रल प्लांट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा लाइट और डार्क की लेंथ से। एग्जांपल मेज, कॉटन, टोमेटो, ब्लैक पेपर, कुकम्बर, सनफ्लावर, डे न्यूट्रल है। बच्चों शॉर्ट डे प्लांट के अंदर ये जो डेफिनेशन तुम पढ़ रहे हो, फ्लावरिंग अकर्स बिलो द क्रिटिकल फोटो पीरियड ऑफ डे लेंथ, इससे बेटर डेफिनेशन होगा क्या कि फ्लावरिंग अकर्स व्हेन more than
critical dark period continuous dark period is provided। यानी इनके अंदर डार्क पीरियड से जो क्रिटिकल डार्क पीरियड है उससे ज्यादा नाइट या डार्क का टाइम मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तब ये फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस लाइट है कि कंटिन्यूअस डार्क है? डार्क। डार्क। तो ऐसे प्लांट को शॉर्ट डे बोलना ज्यादा अच्छा है कि मैं इसे लॉन्ग नाइट प्लांट बोल दूं तो ज्यादा सही रहेगा? सर लॉन्ग नाइट प्लांट। यस, तो लॉन्ग नाइट प्लांट करके समझोगे यदि तो तुम्हें एसडीपी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो देख ही लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट। अभी मैंने शॉर्ट डे प्लांट के अंदर एक एग्जांपल लिया जो मैंने बोला तुम्हें उस एग्जांपल को लेके समझाऊंगा। कौन सा? राइस। राइस को हम कौन से, अच्छा ये एक घड़ी बनाई है मैंने, 24 घंटे की एक घड़ी है। 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0, 6 आवर, 12 आवर, 18 आवर, 24। ठीक है, 24 घंटे की एक घड़ी बनाई है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट डे प्लांट है, डे की लेंथ कम होनी चाहिए है ना, और नाइट की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। क्या सही बात है? क्रिटिकल फोटो पीरियड, मान लो इन प्लांट्स के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड 10 आवर है। 10 आवर डे टाइम है, 24 आवर नाइट का पीरियड है क्रिटिकल फोटो पीरियड। यानी शॉर्ट डे प्लांट को हमने कैसे डिफाइन किया कि क्रिटिकल डे पीरियड से क्या हो जाए, हमें क्रिटिकल डे लेंथ से या जो फोटो पीरियड है, क्रिटिकल फोटो पीरियड है, उससे क्या होनी चाहिए, कम लाइट मिलनी चाहिए तो फ्लावरिंग होगी। या फिर सिंपल बोले तो जो नाइट का पीरियड है क्रिटिकल, उससे ज्यादा कंटिन्यूअस नाइट मिलेगी, यानी 14 घंटे से या उससे ज्यादा नाइट मिलेगा तो फ्लावरिंग करेगा कौन? शॉर्ट डे प्लांट। कब फ्लावरिंग करेगा शॉर्ट डे प्लांट? जब 14 घंटे से लाइट जो डार्क जो है वो ज्यादा मिले। ठीक है, यानी यदि मैं इसको लाइन पे ड्रॉ करूं, सर मतलब 12 घंटे से कम दिन होना चाहिए? नहीं, दिन का टाइम 10 घंटे से कम होना चाहिए। 10 घंटे से कम दिन होना चाहिए, नाइट ज्यादा होना चाहिए। ये मान लो नाइट, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कंटिन्यूअस नाइट पीरियड। ये नाइट है 14 घंटे का, और दिन है कितने घंटे का? 10 घंटे का। ये डे है। अब यहाँ पर क्या हुआ, डे को मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये डे हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर नाइट में इसको क्रिटिकल जो डार्क पीरियड है, 14 घंटे मिनिमम लाइट की रिक्वायरमेंट है, वो दिया। तो फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। यस सर। ठीक है, जैसे जैसे कि चावल को बोते हैं हम बारिश के मौसम में, उस टाइम पे डे की लेंथ ज्यादा होती है। गर्मी के बाद आता है बारिश, गर्मी के साथ में ही चलता है मतलब, तो उस टाइम पे दिन की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे फ्लावरिंग करेगा क्या राइस? नहीं करेगा। उस टाइम पे ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। लेकिन ग्रेजुअली हम देखते हैं क्या, जैसे जैसे अगस्त के बाद सितंबर आया, अक्टूबर आया, तो हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे दिन की लेंथ तो छोटी होती जाती है, नाइट की लेंथ बढ़ती जाती है। और जैसे ही नाइट की लेंथ क्रिटिकल डार्क पीरियड से ज्यादा होगी, वैसे ही क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, अब यदि मान लो हम देखना चाहें कि यदि इनको इंटरप्ट करें लाइट से या डार्क पीरियड से तो क्या होगा। यदि मान लो मैंने इस सेम एक्सपेरिमेंट में, जहां पर 14 घंटे क्रिटिकल डार्क पीरियड है या 10 घंटे क्रिटिकल फोटो पीरियड है, वहां पर मैंने क्या किया, वहां पर मैंने रात वाला टाइम जो था, उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए लाइट दे दिया, आधे घंटे के लिए यहाँ पर लाइट दे दिया। बताओ अब फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी? होगी सर। होगी कि नहीं होगी? होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है, और मैंने ज्यादा अच्छा नाम इनका क्या बताया तुम्हें, लॉन्ग नाइट प्लांट।
इन्हें फ्लावरिंग करने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूअस नाइट चाहिए, और यदि उस नाइट को हमने इंटरप्ट कर दिया है लाइट से, तो फ्लावरिंग जो है वो रुक जाएगी। आगे बात समझ में? अब समझ गए क्या? यस सर। सेम यही एक्सपेरिमेंट में अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो नाइट वाला टाइम है इसको तो नॉर्मल रखा मैंने, और डे वाला जो टाइम था, दिन में कुछ देर के लिए इस प्लांट को मैंने अंधेरे कमरे में रख दिया, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए डार्क पीरियड दे दिया दिन के टाइम पे। अब फ्लावरिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस, अब कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस डार्क वाला टाइम। 14 घंटे क्रिटिकल डार्क पीरियड है या 10 घंटे क्रिटिकल फोटो पीरियड है, तो 14 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूअस डार्क मिल गया, ये 14 घंटे या उससे ज्यादा, तो ये फ्लावरिंग कर लेगा। क्या शॉर्ट डे प्लांट सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो हमने देखा कि जब विंटर सीजन आया तो उस टाइम पे डार्क पीरियड जो है उसकी लेंथ बढ़ गई, इसलिए उस टाइम पे फ्लावरिंग हो गई। लॉन्ग डे प्लांट फिर से वही देखो, 0, 6, 12, और अब की बार डे टाइम जो है, लॉन्ग डे पीरियड है, ज्यादा देर के लिए डे टाइम चाहिए, 14 आवर मैंने मान लिया, और ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कोई बच्चा सोच ले कि हर प्लांट के लिए 14 आवर का क्रिटिकल डे लेंथ होगा, नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये अलग अलग प्लांट के लिए अलग हो सकता है, किसी का 12 घंटे हो सकता है, किसी का 13 हो सकता है, किसी का 14 हो सकता है, किसी का 15 हो सकता है ना, अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस कितना डे का टाइम चाहिए? 14 आवर। यदि इतना या इससे ज्यादा मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा? फ्लावरिंग हो जाएगी। फिर से इसको मैं, जैसे अभी मैंने बनाया था डायग्राम, उसके थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ किसका? वीट का। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वीट को हम कौन से महीने में बोते हैं? सर अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर ठंडी नवंबर के में। टाइम यस, तो उस टाइम पे दिन की लंबाई ज्यादा होती है कि कम होती है? कम डे लेंथ कम होती है? होती है। कम कि कम होगी तो ये फ्लावरिंग करेगा क्या? नो नहीं, नहीं करेगा। इसका मतलब उस टाइम पे फ्लावरिंग ये नहीं करता है अक्टूबर नवंबर में। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठंडी बढ़ती गई, डे की लेंथ जो है वो छोटी होती गई, छोटी होती गई, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ ही हो रहा है। फिर जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, क्या हुआ? वापस से डे की लेंथ बढ़ने लग गई। जैसे ही वो 14 घंटे की लाइट लेंथ तक पहुंचेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगा। फिर हम इसको क्या कर लेंगे? काट लेंगे। फ्लावरिंग हो गया, सीडविड बन जाएगा, काट लेंगे। होता है क्या ऐसा? यस सर तो ये इस तरीके से तुम देख रहे हो कि Yes, कैसे sir. नेचर में लाइट का पीरियड जो है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे ही मान लो, अब यदि इस प्लांट के अंदर जो कंटिन्यूअस डे टाइम था, उस डे टाइम के अंदर मैं कुछ देर के लिए क्या कर दूं? अंधेरा कर दूं। ठीक है, उन प्लांट्स को मैंने अंधेरे में रख दिया कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, तो क्या अब फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्योंकि कंटिन्यूअस डे टाइम जो है, लाइट पीरियड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। यदि मैं उल्टा कर दूं, क्या कर दूं कि डे वाला टाइम जो है उसमें तो लाइट रहने दी है, नाइट वाला जो टाइम था, उस नाइट वाले टाइम में भी मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर कुछ देर के लिए लाइट दे दी। अब फ्लावरिंग होगी कि नहीं? Yes, sir. होगी यस, एक मिनिमम कंटिन्यूअस लाइट तो मिल गई, उसके बाद तो फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। किसके अंदर देख लिया हमने? वीट के अंदर। और डे न्यूट्रल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इनके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम कंट्रोल कर रहा है। हेनरिक और बोर्थविक जो है उन्होंने डिस्कवर किया था। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि फ्लोरिजन करके एक हार्मोन है, उस हार्मोन की वजह से फ्लावरिंग जो है वो होती है, ऐसा मानना है उनका। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये जो फाइटोक्रोम है वो इंड्यूस करता है, लीफ में बनता है। कहाँ पर बनता है फाइटोक्रोम? सिंथेसाइज्ड इन लीफ। इसका मतलब क्या होता है कि लीफ जो है receives the stimulus of photoperiodism.
फोटोपीरियडिज्म जो है उसका स्टिमुलस लीफ जो है वो रिसीव करता है, ठीक है, वहां पर फाइटोक्रोम होगा। अब ये फाइटोक्रोम दो टाइप के होते हैं। फाइटोक्रोम जो है वो दो टाइप का होता है। फाइटोक्रोम रेड और फॉर रेड। यस, फाइटोक्रोम्स दो टाइप के हैं, फाइटोक्रोम रेड पीआर और फाइटोक्रोम फार रेड। मैक्सिमम पीक जो है 660 नैनोमीटर के आसपास होता है और इसका मैक्सिमम पीक जो है वो 730 नैनोमीटर के आसपास होता है। इसको एब्जॉर्ब कर रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब जब भी पीआर ज्यादा होगा पीएफआर से, तो शॉर्ट डे प्लांट जो है उसके अंदर फ्लावरिंग करवा देगा। यदि उल्टा हो जाए, पीआर और पीएफआर में से पीएफआर ज्यादा हो, यानी रेशियो लेस देन 1 है, तो फिर क्या होगा, एलडीपी में फ्लावरिंग होगी। ऐसा करता है ये। और ये इंटर कन्वर्टेबल है। कैसे कि पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो सकता है। कौन फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है पीआर और पीएफआर में से? पीएफआर। पीएफआर इज द फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। अब ये पीआर पीएफआर में कन्वर्ट होता है कैसे? यदि कंटिन्यूअस लाइट मिले दिन के टाइम पे तो पीआर क्या बन जाएगा, पीएफआर। कंटिन्यूअस डार्क मिले यानी नाइट में क्या हो जाएगा, पीएफआर पीआर में। इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे यदि पीआर को रेड लाइट मिल जाए तो रेड लाइट पे वो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है। पीएफआर को यदि फार रेड लाइट मिल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। पीआर किसके अंदर फ्लावरिंग करवा रहा है, एसडीपी के अंदर। पीएफआर किसके अंदर फ्लावरिंग करा रहा है, एलडीपी के अंदर। अब कैसे हो रहा है एक एग्जांपल से समझेंगे। चलो ये वाला एग्जांपल ले लो। देखो रात के टाइम पे ये एसडीपी है, फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए इसके पास ज्यादा क्या होना चाहिए, पीआर की पीएफआर? पीआर। पीआर। इसके पास यदि पीआर ज्यादा होगा तो ये फूल खिला देगा। अब देखो रात में क्या होता है, रात में पीआर कन्वर्ट होता है किस, पीएफआर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पीआर के अंदर। अभी देखा हमने, ये देखो रात में क्या होता है, पीएफआर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पीआर के अंदर। रात में हमने क्या देखा, पीएफआर पीआर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या बढ़ रहा है रात में, पीआर बढ़ रहा है। पीआर बढ़ रहा है। रात को देखो पीआर बढ़ रहा है, तो रात को पीआर बढ़ रहा है और मिनिमम 14 घंटे तक की अकॉर्डिंग पीआर चाहिए। तो इतना पीआर बन गया तो फूल खिल जाएंगे कि नहीं खिल जाएंगे, खिल जाएंगे। अब क्या हुआ, अब ये इस दूसरा केस देखो, रात हुई, क्या बढ़ रहा था, पीआर बढ़ रहा था, लेकिन किसी ने टॉर्च दिखा दिया उस टाइम पे। क्या अब भी पीआर बढ़ेगा कि अब नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अब उल्टा हो गया, इनका पीआर बढ़ना बंद हो गया, अब पीएफआर बढ़ना स्टार्ट। तो ओवरऑल जो पीआर का अमाउंट था वो क्या हो गया, जितना होना चाहिए उससे कम हो गया। शॉर्ट डे में पीआर ज्यादा होना चाहिए था, क्या हो गया, लाइट देने से कम हो गया, इसलिए फ्लावरिंग नहीं हुई। समझ गए क्या? यस सर। इस तरीके से पीआर और पीएफआर रेगुलेट करते हैं फ्लावरिंग, ठीक है। और ऐसे ही रेड और फार रेड लाइट, और रेड और फार रेड लाइट की वजह से बहुत ही क्विक एक्शन होता है। क्वेश्चन आ जाए कि कोई एसडीपी प्लांट है, उसके अंदर 14 आवर का क्रिटिकल डार्क पीरियड है, इतना लाइट हमने दे दिया, लेकिन उस डार्क पीरियड को बीच में हमने इंटरप्ट कर दिया रेड लाइट से, क्या फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी, बताओ। अब तुम देखोगे रेड लाइट पे इसको चाहिए पीआर, इसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए पीआर। तो तुमको ये देखना है कि अब 14 घंटे डार्क में यदि रेड लाइट दे रहे हैं तो ये रेड लाइट क्या कर रहा है, पीआर बनवा रहा है कि पीएफआर बनवा रहा है, पीएफआर बनवा रहा है। पीएफआर बनवा रहा है, यानी ये इसका नहीं पीआर होगा। कम हो रहा है, फ्लावरिंग नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब वर्णलाइजेशन कंप्लीट करना है, 5 मिनट सर में हो लॉन्ग वाला भी बताओ ना एक बार, पीआरएफआर और पीआर से रिलेट कर। जाएगा। एक बार तुम ट्राई करना, नहीं आएगा मुझे पूछना है ना। चलो वर्णलाइजेशन की बात करते हैं हम। वर्णलाइजेशन क्या होता है, वर्णलाइजेशन होता है लो टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग इंड्यूस होना। फ्लावरिंग कैन बी इंड्यूस्ड in some plant by low temperature, कितना
0 to 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री कॉमनली हम देखते हैं। तो उसके ऊपर यदि प्लांट को रखा जाए और फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाए तो उसे हम बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। यहाँ पर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या? टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ, लो टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्नेलाइजेशन। यानी क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? लो टेम्परेचर के ऊपर। तो इस तरीके से होता है वर्नेलाइजेशन। ठीक है, तो वर्नेलाइजेशन की वजह से क्या होगा? वर्नेलाइजेशन का स्टिमुलस जो है वो रिसीव करता है मोस्टली टिप। स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक पार्ट लाइक शूट अपेक्स। शूट अपेक्स जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करता है और इसके रेस्पॉन्स में बनाता क्या है? वर्नेलिन हार्मोन, अगेन हाइपोथेटिकल हार्मोन। वर्नेलिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। एग्जाम्पल बता सकते हो क्या वर्नेलाइजेशन का? एग्जाम्पल, विंटर वैरायटी ऑफ wheat, rye, jaw, barley, yes, इनके अंदर। and biennial variety of carrot, radish, chukunder, sugar beet, cabbage, etc. इनके अंदर ऐसा होता है वर्नेलाइजेशन। अब ये तो हमने बस वो बात पढ़ ली कि वर्नेलाइजेशन क्या होता है, समझा नहीं अभी। अभी समझते हैं पहले इसको। ठीक है, अब देखो समझा रहा हूं कि क्या होता है। देखो सबसे पहले यदि मैं वीट का एग्जांपल लूं तो वीट की दो वैरायटी होती है, एक होती है स्प्रिंग वैरायटी और एक होती है विंटर वैरायटी। अब स्प्रिंग वैरायटी की यदि मैं बात करूं तो स्प्रिंग वैरायटी को हम किस टाइम पे बोते हैं? 100 कब करेंगे? स्प्रिंग में। और रीप कब करेंगे? काटेंगे कब? बोएंगे स्प्रिंग में, काटेंगे कब? ऑटम में। अब यदि इस टाइम पे हम इसको काट रहे हैं तो फिर क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि स्प्रिंग में बोया उसके बाद गर्मी का सीजन आएगा तब वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और एक टाइम के बाद में उसके अंदर क्या हो जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट की तरह से इंड्यूस हो जाएगा फ्लावरिंग और फिर उसके बाद में वो फ्लावर वगैरह बनाएगा और लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो स्प्रिंग वैरायटी में तो ऐसा होगा। लेकिन यदि हम इसकी विंटर वैरायटी को देखते हैं तो उसे बोते हैं कब? उसे बोते हैं हम ऑटम में। अब ऑटम में थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर विंटर वाला सीजन आया, फिर ग्रोथ हुई। जब टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो गया तब जाकर के क्या हो जाएगा? तब जाकर के ऑटम में हम इसको बो रहे हैं और जो मिड समर है उससे पहले, समर से पहले मिड समर में जो है वो हम इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर विंटर वैरायटी नहीं होगा, यहाँ पर स्प्रिंग वैरायटी जो ऑटम सीजन में हो रहा है। तो लो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से यदि फ्लावरिंग हो रही है तो उसे हम बोल देंगे वर्नेलाइजेशन। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि दो अलग अलग वैरायटी की बात करें तो दोनों में वर्नेलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, जो लॉन्ग डे वाली वैरायटी है वो सिर्फ लॉन्ग डे से ही फ्लावरिंग करेगा, जो विंटर वैरायटी है वो सिर्फ किससे करेगी? वो सिर्फ लो टेम्परेचर से करेगी, वर्नेलाइजेशन से करेगी। ऐसे ही यदि हम कैरेट का एग्जाम्पल लें, गाजर सर्दियों में बोते हैं क्या? गाजर को सर्दियों में बोते हैं क्या? नहीं बताइए क्या? गाजर जो है उसे हम विंटर में बोते हैं। ठीक है, और पूरे साल भर वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और साल के बाद नेक्स्ट ईयर में जाकर के फिर विंटर सीजन में क्या करता है? वो फ्लावरिंग करता है। तो इस तरीके से एक पूरा साल मैच्योरिटी के लिए लेता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए एक प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करवाता है। कौन? वर्नेलाइजेशन। क्लियर हो गई बात सबको? क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक देखो अब, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होती है कि सीड जो है वो जर्मिनेट ना हो पाए। किस वजह से ना हो पाए?
कि सीड के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसे जर्मिनेट नहीं होने दे रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सीड डोरमेंसी। इट इज फेलियर of seed germination even in presence of favorable environmental condition। हमने फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन दे दी, फिर भी सीड जर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर्स। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? इसे ही बोल देते हैं सीड डोरमेंसी। क्या हो सकता है ये इंटरनल फैक्टर जो सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहा हो? बोलो। हार्ड सीड कोट हो सकता है इसका, ठीक है। इसके अंदर कुछ केमिकल हो सकते हैं, सम केमिकल्स जो डोरमेंसी इंड्यूस करते हो। इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट, ये कुछ फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जर्मिनेट नहीं हो रहा है। केमिकल कौन से हैं जो डोरमेंसी इंड्यूस करते हैं, बता सकते हो? एब्सिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक, कार्बोनिक अम्ल और टैनिन फिनोलिक। यस, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड हो सकता है, फिनोलिक एसिड हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिनोलिक एसिड, या फिर एब्सिसिक एसिड हो सकता है, फेरुलिक एसिड हो सकता है टोमेटो के अंदर, फेरुलिक एसिड। तो ऐसे कुछ केमिकल हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं? इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। हार्ड सीड कोट हो सकता है, इम्परमेबिलिटी हो सकती है। यदि इम्परमेबल है तो क्या कर देंगे? घिस देंगे थोड़ा सा। हार्ड सीड कोट है तो घिस देंगे। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी को कैसे ब्रेक कर सकते हो? डोरमेंसी कैन बी ब्रेक्ड बाय, कैसे ब्रेक कर सकते हो? स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सीड को घिस देना। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, चिलिंग इफेक्ट। यस, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या चिलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो उसके थ्रू हम इसको डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं। और या फिर हम यूज करें कुछ केमिकल जिब्रेलिन, लाइक यस जिबरेलिक एसिड, जिबरेलिन जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन, वाटर, ये सब भी चाहिए, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब भी चाहिए। तो इस तरीके से हम डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सर। सर जो हाँ। लॉन्ग डे वाला था उसमें डार्क डार्क वाले में लाइट दे दे के देखेंगे। चलो बताइए देता हूँ। ये हाँ वाला सर, करना चाहते हो? ये वाला, ये बताऊं? सर इस पे फॉर रेड और क्या बोलते हैं रेड का देखो, बना के बताओ ना। दिन में पीएफआर, दिन में पीएफआर ज्यादा है, रात को पीआर, ओवरऑल पीएफआर ज्यादा, फ्लावरिंग हो गई, ठीक है। ये समझ में आ गया। यदि हमने दिन में डार्क वाला पीरियड दिया तब क्या हुआ? यहां से यहां तक तो पीएफआर था, लेकिन जैसे ही डार्क दिया क्या बनने लग गया? पीआर। होगा कि नहीं? फिर से दिन में पीएफआर ज्यादा, अल्टीमेटली पीएफआर जितना यहाँ पे बन रहा था उससे कम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। तो पीएफआर की वैल्यू कम होगी तो लॉन्ग डे में फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। समझ गए आप? सर जैसे इसमें क्या बोलते हैं डार्क टाइम में फॉर रेड देंगे तो नहीं होगा, फ्लावरिंग बोलेंगे ना। डार्क टाइम में तो तुमने लाइट दिया तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। पीएफआर तो ये तो यदि तुमने लाइट दिया तो लाइट तो पीएफआर ही बनाता है ना, तो पीएफआर का बनना तो अच्छी बात है, इसके लिए फ्लावरिंग होगी। भाई पीएफआर पूरे दिन भर पीएफआर बना इसके पास, और तुमने रात को भी पीएफआर बना दिया, इसको तो मजे ही आ गए। फ्लावरिंग करेगा? आई बात समझ में? लॉन्ग डे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए? पीएफआर चाहिए। दिन में क्या बनता है? हाँ पीएफआर बने। तो पीएफआर पूरे दिन भर तो बना ही है, रात को पीआर बनता है, लेकिन उसमें भी तुमने क्या किया? लाइट दे दिया, तो रात में और भी क्या बन गया?
PFR ओवरऑल PFR का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया, फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी? होगा। हो तो गया। हाँ, हो गया। थैंक यू ठीक। सर। चलो चलो फिर कल हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहो। चलो बाय बाय। बाय।